নমস্কার। আজকের মাঠ কামড়ে বাঁচায় আমাদের অতিথি সুবর্ণা রাজ, ইন্টারন্যাশনাল প্যারা অ্যাথলিট ও ডিসেবিলিটি রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট এবং মোটিভেশনাল স্পিকার। আজকের আমাদের আলোচনায় আমাদের সঙ্গে থাকবে অনুষা মিত্র, যে কিনা একজন ফুটবলার এবং কলকাতার মডার্ন হাই স্কুলের ক্লাস 11-এর ছাত্রী। Suvarna, welcome to our Adda session, and Anusha, welcome to you as well. I will now switch to Hindi. আমার খারাপ হিন্দিটার জন্য माफ করে देবেন। सुवर्णा, तुम्हें पता है मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी है। थैंक यू। इवन जब मैं आपसे पहली बार लंदन में मिली थी तो मुझे लगा था कि मुझे आपको मतलब आपको अटेंड करना है, तो मैं डर गई थी। मैंने कहा मैं लंदन में किसी को कैसे अटेंड करूंगी, बट जब आपने मुझसे हिंदी में बात करी तो मेरा डर वैसे ही खत्म हो गया था। तुम बताना चाहते हो कैसे हम लोग इंग्लैंड में मिले थे? अनीता वाइट फाउंडेशन की जो एक लीडरशिप, विमेंस लीडरशिप को लेके एक प्रोग्राम है, उसमें तुम इंडिया से आए थे, उसके बारे में बात करना चाहते हो? यस, मेरे लिए वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। देखो, मैं एक्टिविज्म करती हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन जब से मैं लंदन से आई हूँ तो आई थिंक मुझे लगता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। वहां पे जो लीडरशिप सिखाई गई, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो किसी भी करियर में हो, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल प्रोग्राम भी था मेरे लिए। इवन वहां पे जितने भी लोग आए थे सब अलग अलग कंट्री से थे, तो सबके लिए सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला था। वहां पे वन ऑन वन प्रोग्राम हुआ था, जो आई थिंक वो मेरा फेवरेट सेशन था, वन ऑन वन। और उसके बाद जो लास्ट सेशन था पायोशनी मैम के साथ, तो आई थिंक वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उस वक्त जब मुझे स्टेज पे बोलने के लिए बोला था तो मैंने पायोशनी मैम की हेल्प ली थी कि नहीं, किसी 5 लोगों को बोलना था और मैं कैसे बोलूंगी, तो पायोशनी मैम ने मुझे बोला था नहीं, यू कैन डू इट। और एक लाइन भी बड़ी प्यारी सी लिख के दी थी एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो रियली उस दिन से तो मैं आपकी फैन भी हो गई। ये सब मत बोलो। आज हम लोग पर मुझे ये उस दिन समझ में आया था कि मैं उससे पहले तुम्हारे काम के बारे में ज्यादातर नहीं जानती थी, और उस दिन से मैं आज तक तुम्हें फॉलो करती रही हूँ। और तुम्हारी जो एक एनर्जी है, एक कभी गिव अप नहीं करेंगे, ये जो एक एनर्जी तुम साथ में लाते हो, हर वक्त जब भी बात करती हो तो तुम इतना एनर्जी लाते हो कि वो बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले तुम्हारी जो शुरुआत थी, तुम महाराष्ट्र में तुम बड़ी हुई हो, तो वहाँ की बात थोड़ा बताओ कि जब छोटी थी तब की बात बताओ। मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी। जब मैं छोटी थी, पैदा हुई जब बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ डिसेबिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी, और बिल्कुल सही चल रहा था सब कुछ। अचानक से 2 साल की उम्र में जो वायरस था पोलियो, उसने डिटेक्ट कर लिया। और उसके बाद 4 भाई बहन थे, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी घर की। फिर मम्मी पापा के लिए, और जब एक फैमिली में जब डिसेबल्ड बच्चा जन्म ले मतलब आ जाता है, तो एक तरह से पूरी फैमिली डिसेबल्ड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त मेरे मम्मी पापा की मेंटालिटी जो थी वो बिल्कुल जो प्यार की तरफ था, वो प्यार कहीं ना कहीं और डाइवर्ट हो गया। मतलब कहीं ना कहीं मैं एक थोड़ी घृणा की शिकार भी बन गई थी। कहीं ना कहीं वो मुझे उस नजर से देखते थे कि अब तो ये, क्योंकि जब मैं डिसेबल्ड हुई थी तब मेरी डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इवन मुझे खिलाना पिलाना भी पड़ता था, मैं सिर्फ बेड पे लेटी रहती थी और सब कुछ करवाना पड़ता था। तो उसके बाद जब ये बढ़ता गया, सिलसिला बढ़ता गया, मेरे ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ने कुछ किया नहीं, मम्मी पापा ने कोशिश भी बहुत करी। मेरी दादी स्पेशली, उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट मुझे दिया जाता था, जमीन में गाड़ के रख दिया जाता था, 24 घंटे में जमीन में गर्दन तक नीचे होती थी, क्योंकि लोग मानते थे उस वक्त गांव में कि ये चीजें करने से शायद ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक देते वक्त मुझे वो चीजें कभी कभी याद आती है, इतनी बचपन में भी, कि मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया जाता था और इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। तो वो सारी चीजें बहुत गंदी लगती थी मुझे। यानी कभी कभी मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि शायद मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरे मन में 10th तक आया था, जब तक मैं 10th तक थी। लेकिन उसके बाद भी जो दिक्कत है वो कभी कम नहीं हुई। मम्मी पापा ने जब फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं थी, रोज कौन स्कूल ले जाएगा, कौन लाएगा, 3 भाई बहन और भी थे,
तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया, जब मुझे समझ भी नहीं था कि हॉस्टल होता क्या है, या फिर एक प्यार का जो प्यार जब चाहिए होता है। लाइक मैं, मुझे लगता है 2 साल की उम्र में पोलियो हुआ, और 4 या 5 साल की उम्र में मुझे पोलियो हॉस्टल में डाल दिया, जिस वक्त आपको माँ बाप की, भाई बहन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद मैंने 10 साल 12 साल हॉस्टल में ही बिताए हैं। बीच में 1 आध 2 साल के लिए मैं घर पे गई भी थी, लेकिन नॉर्मल स्कूल्स जो थे, इंक्लूसिव स्कूल, वो एडमिशन्स नहीं लेते थे, और फिर वो ट्रीट भी नहीं करते थे उस तरह। तब ना ही एक्सेसिबिलिटी थी किसी भी चीज को लेके। तो हॉस्टल में रह के कुछ चीजों का लॉस भी हुआ था, और कुछ चीजें बहुत कुछ सीखने को मिली थी। पहली बात तो मैं ऐसे बच्चों के साथ रहती थी जो मेरे जैसे थे, तो मुझे वहां पे ये गिल्ट नहीं होता था कि मैं कुछ अलग हूँ किसी से, या कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब मैं हॉस्टल से बाहर एक नॉर्मल इंक्लूसिव सोसाइटी में आई। जब सोसाइटी में आई तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिसेबल्ड हूँ, हर कोई मेरी तरफ देख रहा है। और इवन एक शब्द हमेशा सुनने को मिलता था, हाय बेचारी कितनी सुंदर, भगवान ने ऐसा कर दिया। तो ये रोज का होता था। तो इस चीज से मैं इतना इरिटेट हो चुकी थी कि शायद मैं शादी फंक्शंस में जाना बंद कर दिया था, पार्क में जाना बंद कर दिया था, फिल्में देखना, मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, या मुझे पता भी नहीं था। लेकिन नहीं, 10th के बाद जब मैं बाहर आई तो फ्रेंड सर्कल ऐसा मिला कि उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। लाइक एक मोना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो उसने मुझे दुनिया से मिलाया कि नहीं, तुम्हारे लिए गार्डन जाना भी है, तुम्हारे लिए फिल्में देखना भी अलाउ है। तुम, इवन मुझे आज भी याद है कि मरीना बीच है मद्रास में, और मेरा नेशनल हुआ था वहां पे, तो मुझे मरीना बीच देखना था। तो मैंने बीच देख लिया, तो शी सेड कि तुझे उस पानी तक जाना है। मैंने कहा जा नहीं सकते, व्हीलचेयर नहीं जाएगी क्योंकि रेता है। तो उसने मुझे बोला तुम्हें जाना है, सिर्फ इतना बता दो। तो मैंने कहा हाँ मुझे पानी तक जाना है। तो उसने मुझे पूरा 1 घंटा लगा, सिर्फ आधा या 1 किलोमीटर वो रेता पार करने में। और उसने खींच खींच के मुझे पानी तक लेके गई। तो वो जो फील थी, और उस दिन आई थिंक मैंने सोचा कि नहीं, दुनिया की हर चीज मेरे लिए बनी हुई है, और मैं हर चीज एंजॉय कर सकती हूँ। क्योंकि ना भाई बहन या माँ बाप, इन्होंने कभी वो चीज एंजॉय, शायद उनको पता भी नहीं था, या फिर उन्होंने वो चीज नहीं देखी। कहीं ना कहीं जो जर्नी थी थोड़ी खराब भी थी। 10th के बाद भी जब घर आई, तो जब आपका बच्चा 10 साल बाहर रहता है और अचानक आपके साथ आ जाता है, तो फिर वही चीजें उनके साथ बढ़ गई कि अब इसको कैसे करे, फिर अब इसे कॉलेज कैसे भेजे, फिर अब इसके आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करे। तो उन्होंने मेरे लिए एक ऑटो लगा दिया। और सच बोले तो वो ऑटो वाला मुझे कभी कभी लाना ही भूल जाता था। एक वक्त तो मुझे आज भी याद है, वो दिन पे बैठी थी और वो मुझे लाना भूल गया, और उस वक्त नहीं थे, और मैं रोए जा रही थी बस स्टैंड पे बैठे हुए। तो वो तो लकीली एक इंसान वहां से जाते हुए देखा, उसने कहा तुम क्यों रो रही हो। मैंने कहा मेरा ऑटो वाला मुझे ले जाना भूल गया। तो ही सेड कि तुम्हें कोई नंबर याद है जो आसपास होगा, घर पे भी फोन नहीं था। मैंने कहा हाँ, एक लैंडलाइन नंबर मुझे याद है। और उस नंबर पे मैंने जब फोन किया, तब मेरे घर से मेरे मामा मुझे लेने आए। तो इवन उस वक्त मुझे ये लगा कि शायद मेरे मम्मी पापा मुझे ये भी नहीं देख रहे कि हमारी बेटी अब तक घर नहीं आई, जो शाम को 5 बजे तक आ जाती है। तो उस दिन मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील हुआ कि आई थिंक मैं नहीं होनी चाहिए थी, या फिर मुझे नहीं होना चाहिए था। कभी कभी पापा ये भी बोल देते थे कि तुम तो पाप हो, तुम तो ऐसी पैदा हो गई। तो वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स पैदा करती थी। लेकिन नहीं, जब मैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम, तो शादी से पहले तक तो मैं नेशनल लेवल पे ही परफॉर्म करने लग गई थी। उसके बाद जब मैंने खुद को अभी दूसरे भाई बहनों से आगे पाया, मैं 10th में 12th में फर्स्ट क्लास पास हुई। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया था कि मैं ऑटो वाला का कभी इंतजार नहीं करूंगी, तो मुझे स्कूटी चाहिए। तो पापा ने बोला था कि ठीक है, डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन से पास हुए तो ही स्कूटी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने इतना पढ़ाई किया कि मैंने डिस्टिंक्शन लिया, और उसके बाद मुझे स्कूटी मिली। लेकिन उसके बाद फिर एक हर्डल था कि पेट्रोल का पैसा खुद निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, रेगुलर कॉलेज नहीं करेंगे। तो फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब की। उसके बाद फिर खुद पे इंडिपेंडेंट होना सीख लिया मैंने, किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी जर्नी बहुत अच्छी भी रही, और थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहता रहा, लेकिन वो कम कम करती गई मैं किसी ना किसी तरह। बहुत कुछ मैं सोच रही थी जब तुम बात कर रहे थे, काफी क्वेश्चंस आ रहा था। ये जो बात तुमने कही कि हम लोग जब भी कोई इंटरनेशनल एथलीट के बात करते हैं,
काफी टाइम हम देखते हैं कि फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलते हैं, इसके लिए वो आगे जा सकते हैं। लेकिन तुम्हारी एक्सपीरियंस में कुछ वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और तुम खुद ने आगे जाके स्पोर्ट्स करना शुरू किया, तुमने नेशनल खेलने के बारे में अभी बात की है कि चेन्नई में तुम नेशनल खेलने गए थे, लेकिन कैसे स्पोर्ट्स में तुम्हारी इंटरेस्ट आ गई, इसके बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। हाँ, एक्चुअली जिस हॉस्टल में मैं रहती थी उस हॉस्टल में मैं आई थिंक 5th या 6th स्टैंडर्ड में ही या 4th स्टैंडर्ड, मुझे बच्चा अच्छे से याद नहीं, मैं तब से ही नेशनल खेल रही हूँ। मतलब स्कूल उसको उस हॉस्टल में कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान था, लेकिन पढ़ाई पे उतना ही निग्लेक्शन था। उनका था कि हमारे हॉस्टल के बच्चे हर चीज में आगे रहे, चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे कल्चरल एक्टिविटीज में, सिंगिंग में, क्लासिकल म्यूजिक सिखाया उन्होंने हमें, हर चीज सिखाई। तो जब मैं स्पोर्ट्स में जाने लगी तो कुछ सिलेक्टेड बच्चे ऐसे हो गए कि जो मेडल्स लाते हैं उनको आप हमेशा आगे रखेंगे। तो उन बच्चों में मैं भी थी। इवन मैंने वहाँ का सिल्वर जुबली प्रोग्राम का बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द सिल्वर जुबली ईयर्स का खिताब भी हासिल किया है। तो वो लाइन मेरी तब से ही शुरू हो गई थी, जब मैं बचपन में ही हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। और मैं तब से ही नेशनल लेवल पे खेलने लग गई थी। इंटरनेशनल लेवल मैंने 2008-9 से स्टार्ट किया है। जब मैं शादी हो गई थी मेरी, उसके बाद ही मेरा इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शन हो गया था। और तब से आज तक मैं 2 एशियन रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और अभी ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो तुमने टेबल टेनिस में एशियन गेम्स गए हो, पैरा एशियन गेम्स इन कोरिया, और तुम एंड थाईलैंड में भी जाके इंडोनेशिया में मैंने एथलेटिक्स में एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया है। तो ये टेबल टेबल टेनिस फोकस तुम्हारी जर्नी रहा, लेकिन तुम काफी मल्टी स्पोर्ट एक्टिविटीज करते हो, है ना? उसके यस, बारे में अभी थोड़ा मैं बता। हम्म। एक्चुअली मैं बचपन से एथलेटिक्स ही खेलती थी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी आफ्टर मैरिज की मेरी फर्स्ट गर्ल चाइल्ड हुई थी, जो उसी दिन मैं मुझे खोना पड़ा उसे। तो उस वक्त कुछ डॉक्टर्स की ऐसी गलती हो गई थी कि मुझे जॉइंटिस हो गया और डॉक्टर्स को पता नहीं चला था, जो फर्स्ट मंथ में ही हो गया था जब प्रेगनेंसी के। वो बढ़ता 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 7 मंथ्स तक पता चला कि ज्यादा हो गया है। तो उस वक्त ये हो गया था कि मुझे और बच्चे दोनों को बचाना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब वो अबॉर्ड भी नहीं कर सकते थे, तो 2 महीने जॉइंटिस कम करने में लगा, फिर 9th मंथ में उसे अबॉर्ड किया, तो वो बच भी नहीं पाई। तो उस वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे वो गेम्स छोड़ने पड़े। फिर क्योंकि बिल्कुल शरीर काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल वीक हो गई थी, तो मैंने कहा नहीं, स्पोर्ट्स जर्नी तो नहीं छोड़ सकते। तब मैंने फिर टेबल टेनिस स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड खेलते थे तो उन्होंने मुझे सिखाया। और विद इन 1 ईयर में इंटरनेशनल लेवल पे आ गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में कोर प्रोबेबल में थी, उसके बाद एशियन रिप्रेजेंट किया। लेकिन फिर इंडिया में टीटीएफआई और टीटी फेडरेशन के अंदर कुछ नोकझोंक हुई, तो उन्होंने नेशनल्स करना ही बंद कर दिए। बीच में 5 साल उन्होंने नेशनल नहीं किया। और टीटी एक ऐसा गेम है कि अगर आप वो नहीं खेलते तो आपकी रैंकिंग 0 हो जाती है, 1 साल भी आप रिप्रेजेंट नहीं करते। तो हमने सोचा यहाँ तो सारे प्लेयर्स का करियर जो है वो बिल्कुल दाव पे लग चुका है। तो फिर 5 साल तो हमने वेट किया कि कहीं ना कहीं टीटी और इन सब का ठीक हो जाएगा फेडरेशन का, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद हमने फिर से एथलेटिक्स में एंट्री कर दी और अब मैं उसी के लिए ट्राई कर रही हूँ। तुम्हारी जो कुछ इमेजेस तुमने मेरे साथ शेयर किया, जहाँ पे तुम अभी एथलेटिक्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, फील्ड फील्ड इवेंट्स का ट्रेनिंग कर रहे ये हो, मैं एक बार अनुषा के पास जाऊंगी, शायद अनुषा को कुछ क्वेश्चंस रहे, क्योंकि अनुषा भी फुटबॉल खेलती है, छोटी जब थी तब शायद टेनिस भी खेलती थी। और शायद अनुषा, तुम्हारे कोई क्वेश्चन है सुवर्णा के लिए? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कई सर्जरीज होने के बावजूद आपको क्या मोटिवेट आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट रखता है, मोटिवेट सबसे करके पहली बात अनुषा, जब भी मुझे कोई ये क्वेश्चन पूछता है ना कि आप किसको फॉलो करते हो या फिर आपका आइडल कौन है या फिर, तो लिटरली मेरी आइडल मैं हूँ। मैं किसी को फॉलो नहीं करती, मैं बचपन से ही झांसी की रानी हूँ, मैं हर चीज के लिए लड़ती हूँ।
मुझे आज भी याद है, हॉस्टल में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता था, तो मैं रोज जाके प्लेट डायरेक्टर को दिखाती थी कि देखो इसमें कीड़ा पड़ा हुआ है, दाल में पानी ज्यादा है, सब्जी में नमक नहीं है, या फिर ये चीजें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर चीज अगर आप खुद से करोगे तो आपको मिलेगी, और खुद से लड़ोगे तो ही आपको मिलेगी, आपको कोई दूसरा स्पून फीडिंग करने नहीं आएगा। आई थिंक मैं खुद की मोटिवेटर हूँ, या फिर खुद ही खुद की आइडल हूँ। और मैं चाहती हूँ कि दुनिया सिर्फ मुझे मेरी नाम से जाने, लाइक सुवर्णा। ऐसे नहीं कि शी इज ऑन व्हील चेयर और ये वो सुवर्णा है, या वो पर्सन वुमेन विद डिसेबिलिटी है, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी इज इन अ माइंड। मुझे लगता है कि हर लोग यही सोचता है हमेशा कि कोई ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता, तो वो डिसेबल्ड है, या लेकिन मुझे लगता है हम लोगों ने अपनी लिमिटेशंस तोड़ के हर चीज हासिल की है। CNT कांट का टी तो हमने मिटा दिया है, यही चीज लोगों को बताना बहुत जरूरी है। थैंक यू सुवर्णा। अनुषा, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैं इस बार तुमने काफी चीजें बोला जो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन उसमें तुमने अपनी शादी के बारे में भी बात किया। और शायद तुम्हारी पहले जो फैमिली के साथ एक्सपीरियंस था वो उतना पॉजिटिव नहीं था, उतना सपोर्टिव नहीं था, लेकिन शादी के बाद क्या चीजें कुछ अलग लगा तुम्हें? जैसे कि मैंने बताया कि पहले मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल बुरा था, लेकिन जब मैंने फर्स्ट नेशनल अवार्ड लिया बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2013 में, उसके बाद मेरी फैमिली वालों का पूरा जो थिंकिंग था वो पूरा चेंज है। आज मेरी इमेज बहुत अलग है अपने घर में। आज एक मैं VIP की तरह ट्रीट होती हूँ जब भी मैं जाती हूँ, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो मम्मी पापा हो। पहले पापा ये बताने में भी कतराते थे कि तीसरी कोई बेटी है, लेकिन आज शान से बताते हैं कि हाँ एक तीसरी बेटी है। वो कभी जापान जाती है, कभी कोरिया जाती है, कभी लंदन जाती है, पूरे दिन शॉप पे यही चलता रहता है। कभी कभी फोन आता है, सुवर्णा ये फोटो भेजो, किसी को दिखाना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगा उनको उनका माइंडसेट चेंज करने में। लेकिन मुझे एंड इवन इन लॉज की तरफ भी यही था कि पहले मुझे थोड़ा सा हुआ, क्योंकि मेरी लव मैरिज थी, प्रदीप चल लेते हैं, मैं व्हील चेयर पे हूँ। तो एक दो बार सुननी पड़ी थी कि बाहर के लोग आके बोल देते थे जैसे सास को कि आपका बेटा तो चलता है, तो आप बहू भी चलने वाली ला सकते थे, इतना विकलांग तो नहीं था वो। तो मेरे हस्बैंड बोल देते थे कि नहीं, मुझे ये पसंद थी तो इसलिए मैंने किया। और शादी बहुत मुश्किल से ही हुई थी, क्योंकि रिलीजन और हर चीज का, इंटरकास्ट मैरिज थी तो बहुत फर्क था। लेकिन नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे वहां पे भी स्ट्रगल करना पड़ा इन लॉज के वहां पर भी, लेकिन सब कुछ फाइनली थोड़ा थोड़ा ठीक होता गया। और अब दोनों तरफ ऐसी कोई इतनी क्या, दोनों उधर तो कोई प्रॉब्लम रही ही नहीं है ना मायके में। और रही ससुराल की बात, तो थोड़े बहुत गिले शिकवे चलते रहते हैं, डिसेबिलिटी या फिर किसी चीज को लेके, वो तो चलते रहेंगे। और तुमने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड भी टेबल टेनिस प्लेयर थे, तो उनसे तुमने टेबल टेनिस कोचिंग लिए। ये सब एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, जबकि दिस शोज अ वेरी सपोर्टिव एक जो रिलेशनशिप तुम्हारी है तुम्हारी हस्बैंड के साथ, उसके बारे में थोड़ा बताओ। हर कोई एथलीट को ऐसा नहीं मिलता सपोर्ट। हाँ नहीं, मैंने कहा था ना, जब वो डिलीवरी के बाद जब हालत बहुत खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि शायद मेरी स्पोर्ट्स जर्नी यहीं पे खत्म हो जाएगी, ये मैं यही सोच के रह गई थी। लेकिन बाद में जब हस्बैंड जाते थे प्रैक्टिस के लिए, तो उनके साथ मैं भी जाती थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं शायद ये गेम खेल सकती हूँ, तो आप मुझे प्रैक्टिस करा के देखिए। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया और प्रैक्टिस करते रहे, तो कोई भी चीज सीखने से तो आ ही जाती है। और फिर विद इन 1 ईयर आप एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच रहे हो, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने था। अब ये बताओ कि जब तुम छोटे थे और तुमने कहा कि जो हॉस्टल में बहुत अच्छे से सब कुछ कल्चरल और स्पोर्ट्स वगैरह में इंट्रोड्यूस किया था, फिर जब तुम टूर्नामेंट्स खेलने शुरू किया और ट्रैवल करना शुरू किया, एक बात तो है कि तुम्हें बहुत जोश है, तुम एक एथलीट हो, तुम चाहती हो टूर्नामेंट्स compete करना, वो एक चीज है। लेकिन और एक चीज है कि ट्रैवलिंग एक्सेसिबिलिटी इश्यूज बहुत होती है।
और फिर ऐसे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज रहते हुए भी तुमने कैसे इतना ट्रैवल किया और कैसे नेगोशिएट किया? क्योंकि जो यंगर एथलीट्स होंगे वो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं खेल रही हूँ अच्छा, लेकिन मैं टूर्नामेंट तक जा पहुंच पाऊंगी, क्योंकि इतना सारा बैरियर्स जो रहता है। ये बात तो सच है कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी को लेके। अगर कहीं भी हमारा नेशनल होता है तो हमें बहुत सोच समझ के कहीं पे एंट्री भेजनी पड़ती है। फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि वहां पे एक्सेसिबिलिटी कितनी है, चाहे जो होटल या जो हॉस्टल हमें दिया जा रहा है या फिर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स जो हमें दिए जा रहे हैं। एंड लिटरली 2018 में जो नेशनल हमारे इंडिया में हुआ था पंचकुला में, वहां पर बिल्कुल भी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। 2000 रुपीज एंट्री फीस भी लिया गया था और 2000 एथलीट्स थे और 1 करोड़ रुपीज नेशनल के लिए भी सैंक्शन हुआ था। लेकिन एक बहुत बड़ा सा हॉल देखिए, उसमें जमीन पे गद्दे बिछा के बोल दिया गया था कि आपको यहाँ रहना है, इंडियन वॉशरूम दे दिए थे। तो मैंने पहले ही दिन मना कर दिया और मीडिया भी बुला ली थी कि आपने 1 करोड़ रुपए या फिर 2000 पर एथलीट 2000 रुपए जो लिए वो 2000 रुपए कहाँ गए। तो उन्होंने मुझे नेशनल ही नहीं खेलने दिया। मुझे ऐसा लगता, मैं हर एथलीट को ये जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आपको खेलना है तो डिग्निटी के साथ खेलो। अगर आप अदरवाइज उस खेलने का कोई मतलब नहीं है जहां आपको जमीन पे सोना पड़ रहा है। उस नेशनल में 2 लोग लिटरली सीवियर उनको इंजरी हो गई थी क्योंकि वो व्हीलचेयर से नीचे शिफ्ट होते होते गिर गए। उनके दोनों, एक की पैर की हड्डी टूट गई थी और एक की कमर की हड्डी टूट गई थी। तो ये चीज हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करी। मैं घर चली गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक नेशनल नहीं खेलेंगे। लेकिन जो लोग थे, जिन लोगों ने सोचा कि नहीं हम नहीं खेलेंगे तो हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो हाथ धो बैठे अपने ही हेल्थ से। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ही नुकसान करवा लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे इंडिया में कोई आवाज नहीं उठाता। आप देखिए, मैं यूके आई थी आपके पास। यूके में मैं अकेली घूमी हूँ। इंडिया अफगानिस्तान का मैच था सेमीफाइनल, मेरे साथ कोई नहीं था। मैं बार्किंग से मैच, कहाँ पे था वो इंडिया अफगानिस्तान मैच, मुझे मैनचेस्टर समथिंग अभी हो पे था। था, अभी हाँ, याद नहीं। हाँ, तो वहां से मैं 2 ट्रेन चेंज करके अकेली अफगानिस्तान का वो मैच देखने गई थी और लिटरली मुझे इतना भी फील नहीं हुआ कि मैं डिसेबल्ड हूँ। क्योंकि आपके वहां की रेलवे चाहे पुरानी हो, लेकिन मुझे देखते ही कोई आया, फटाफट मैनुअल रैंप निकाला, उन्होंने मैनुअल रैंप लगाया, मुझे चढ़ाया, नेक्स्ट स्टेशन पूछा, नेक्स्ट स्टेशन पे फिर कोई आ गया, मुझे उतारा। तो जो चीजें वहां है वो यहाँ नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी को फेस हमें रोज करना पड़ता है इंडिया में। चाहे आपको एटीएम जाना हो तो आपको अपना एटीएम कार्ड अपने हस्बैंड को देना है, या तो आपके भाई को देना है, या तो किसी को देना है, तो ही आपके पैसे वापस आएंगे आपको निकाल के। चाहे आपको बैंक जाना हो तो, चाहे आपको पोस्ट ऑफिस जाना हो तो, चाहे आपको कहीं पर भी। मैं खुद एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर हूँ, इंडिया में काम कर रही हूँ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंडर। और मैं जितने गांव में जब जाती हूँ तो मुझे कभी कभी लिटरली गुस्सा आता है कि हम कौन से सन में जी रहे, हम कौन सी सेंचुरी में जी रहे, कि जहाँ पे अभी तक हम लोग अभी भी यही समझते हैं कि हम 1947 में ही है। आज भी मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ हॉस्पिटल है, किसी कारण आना पड़ा। तो उस वहां पर भी अभी भी यही बात हो रही थी कि सर हम 1947 में नहीं जी रहे, अभी हम 2021 में आने वाले हैं और हमें हर चीज चाहिए। उस वक्त था कि हो जाएगा, चल जाएगा, विकलांग चल जाएगा कहीं ना कहीं। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे विकलांगों के अंदर भी है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो अपने राइट्स के लिए लड़ते नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज भी कॉलेजेस में, स्कूल्स में रैंप नहीं है। और कैसे एक बच्चा सोसाइटी में एक डिग्निटी के साथ जिएगा जब उसका एजुकेशन ही नहीं होगा। एजुकेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि स्कूल एक्सेसिबल नहीं होते हैं। इंडिया में तो इलेक्शन अगर आ रहा है, अगर आप समझो 5 साल में इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन आएगा तो 10-15 दिन पहले बढ़िया वाले एकदम वुडन रैंप तैयार किए जाएंगे, ये तैयार किया जाएगा, 10 वॉलंटियर्स लगा दिए जाएंगे। उन वॉलंटियर्स को व्हीलचेयर्स कैसे पुश करनी है वो भी नहीं पता। लेकिन ये सिर्फ 15 दिन के लिए होता है। उसके बाद वो वुडन रैंप्स निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है, टॉयलेट नहीं है। मेरा खुद का स्कूलिंग, अगर उस वक्त स्कूल एक्सेसिबल होते, रोड ट्रांसपोर्ट सब एक्सेसिबल होता, तो शायद मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्टल में नहीं भेजते। और मेरा मेरा एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं 5th में थी तब भी मैंने बोला मुझे हॉस्टल से निकालो, मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालो। नहीं डाला क्योंकि कौन ले जाता लाता। फिर मैं 8th में गई, मैंने तब भी बोला। और मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी तब। लेकिन जब मेरा सपना टूट गया, क्योंकि मैंने 10th नॉर्मल पास किया, उसके बाद साइंस नहीं ले पाई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो 10th भी पास कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं बच्चा वहीं पे सिक्योर, मतलब खत्म हो जाती है उसकी लाइफ बचपन में ही।
कि उसको एजुकेशन नहीं तो एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं, और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। हमें थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि तुम मोटिवेशनल स्पीकर क्यों हो। अम, तुम इतना बात अच्छा बात कर लेते हो सुवर्णा, और जो राइट्स की बात करते हो ये इतना इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ मैं कहूँगी, मैं तो विमेन एथलीट्स के साथ काम करती हूँ, और वहाँ पर भी वेदर डिसेबिलिटी स्पोर्ट हो या ना हो, हर किसी में एक स्पोर्ट्स में एक कल्चर होता है जो कि एक सबसर्वियंस का, एक मान लेने का, हमको मान लेना पड़ेगा, जो चल रहा है ऐसा ही चलेगा, इसमें हमको फिट होना है। ऐसे एक कल्चर है हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स में, इंडिया क्यों, काफी और भी जगह में। और वो जो कल्चर में हम लोग हर वक्त खुद को कहते हैं कि जो भी मेरे साथ कुछ गलत भी हो जाए, मुझे उसमें उसको लेके ही आगे जाना पड़ेगा। तो जो प्रोटेस्ट करना, जो अपने राइट के बारे में, तुमने जो इतना इम्पोर्टेंट बात की, डिग्निटी के बारे में कॉन्शियस होना, ये सब बहुत कम हम लोग स्पोर्ट्स में, सिर्फ पैरा स्पोर्ट्स में नहीं, एंटायर स्पोर्ट्स सेक्टर में हम लोग देखते हैं। ये कैसे बदला जा सकता है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, करिकुलम में लाना बहुत जरूरी है। हम लोग HIV एड्स को करिकुलम में ला चुके हैं, हम लोग कई सारी चीजें हैं जो करिकुलम में ला चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई करिकुलम नहीं देखा जहाँ डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन हो, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स हो। एक मेरा बेटा जब 3rd स्टैंडर्ड में था तो उसके प्राइवेट स्कूल में है वो, तो उसके 4th चैप्टर में था डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन। तो आई थिंक प्राइवेट कहीं ना कहीं इनिशिएट कर रहा है, चाहे एक्सेसिबिलिटी हो चाहे एजुकेशन हो, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी नहीं कर रहा है, कहीं पर भी नहीं कर रहा है, ना स्पोर्ट्स के लिए ना एजुकेशन के लिए। तो आई थिंक ये चीज तब सबसे ज्यादा बदलेगी जब हम लोग इसको करिकुलम में ले आएंगे। करिकुलम में आएगा, बच्चा ही बच्चा जानेगा कि आपके साथ अगर एक डिसेबल बच्चा साथ में है तो उसके साथ आपको कैसे बिहेव करना है, आपको उसके साथ कैसे रहना है, और फिर उस बच्चे को एक आदत हो जाएगी। और एक बच्चा अगर एक स्कूल में देखता है, एक बच्चा अगर एक स्कूल में है और पूरा स्कूल उससे अवेयर है, तो शायद कहीं ना कहीं मेंटेलिटी बदल जाएगी। और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में रोल मॉडल्स को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं इंडिया में कितने फंक्शंस होते हैं, गणपति पूजा, दुर्गा पूजा, उसके बाद दिसंबर की वो 31 दिसंबर मनाया जाता है, क्रिसमस मनाई जाती है, उसके बाद बहुत ऐसे प्रोग्राम होते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना कि ऐसे प्रोग्राम्स में अपनी सोसाइटी में कोई एक लड़का या लड़की ऐसा रह रही है जो कहीं ना कहीं उसको हमें आगे लाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए कि हाँ ये एक ऐसा लड़का या लड़की है जो इंटरनेशनल लेवल पे है या नेशनल लेवल पे, या वो अच्छा लिखता है, या वो अच्छा डांस करती है, या वो अच्छा गाती है, या फिर वो अच्छे किसी पोस्ट पे है। ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराना, इनको मैं रोल मॉडल्स कहती हूँ, इन लोगों को इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है। क्यों? जैसे मेरे मम्मी पापा थे, उनका माइंडसेट तब बदला जब मैंने एक नेशनल लेवल का अवार्ड लिया और मैंने उनको खुद बुलाया राष्ट्रपति भवन में कि आप आइए दिल्ली और देखिए कि राष्ट्रपति जी मुझे अवार्ड देंगे। तो उस वक्त उनके आंखों में आंसू थे कि नहीं, जिस लड़की के लिए हमने इतना बुरा सोचा था, इवन वो कभी सोचते भी नहीं थे कि मेरे बारे में मुझे ये सब शब्द बोला जाता था। मुझे आज भी याद है, मम्मी ये बोल देती थी कि पापा के आने का टाइम होने वाला है, तुम थोड़ी देर के लिए कहीं और चली जाओ, नहीं तो पापा तुम्हें देख के गुस्सा जाते हैं। तो वो चीज मुझे रोज सुननी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं देखो, स्वर्णा थी आई थिंक, और मेरे अंदर शायद सहन शक्ति ज्यादा थी, तो मैंने शायद ये चीजें सहन कर ली। लेकिन हर कोई ये सहन नहीं करता, हर वुमेन विद डिसेबिलिटी या हर पर्सन विद डिसेबिलिटी ये सहन नहीं करता। मैं खुद ऑडिट्स पे जाती हूँ, आज भी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको सिर्फ घर में 2 वक्त का खाना मिलता है और वो उससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, ना उससे ज्यादा कुछ मांग सकते हैं। तो वो राइट हर किसी का है, जीने का हक हमारा भी है। लेकिन प्रॉब्लम फिर से यही आके अटकते, पर्सन विद डिसेबिलिटी खुद के राइट्स ही नहीं मानता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, उसी से आप समझ जाएंगे। दिल्ली मेट्रो इज एक्सेसिबल, ठीक है, लेकिन दिल्ली मेट्रो में जैसे मैं रोज आना जाना करती हूँ, मैं कई लोगों को ऐसे देखती हूँ जो जमीन पे रेंगते हुए जाते हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ आप यहाँ पे व्हीलचेयर अवेलेबल है, आप क्यों नहीं मांग रहे हो? मैडम, व्हीलचेयर मांगने में मांगेंगे तो वो आएगा, व्हीलचेयर देगा, फिर चला जाएगा, तो टाइम लगेगा। और दूसरी बात, वो कहते हैं मैडम हमें नहीं पता, लेकिन वहां पे गार्ड्स खड़े होते हैं। मेट्रो स्टेशन पे कहीं ना कहीं बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं, तो मुझे उन गार्ड्स को डांटना पड़ता है कि आपको ट्रेनिंग दिया हुआ है ना कि कोई भी विकलांग दिखे तो आपको तुरंत उसके पास भागना है, व्हीलचेयर प्रोवाइड करानी है, या फिर ब्लाइंड है तो उसका हाथ पकड़ना है। तो
समस्याएं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे छुपी हुई मेंटेलिटी में लगी हुई है। आप अपना माइंड सेट ही नहीं चेंज कर पा रहे हो कि डिसेबिलिटी जो दिख रही है वो नहीं है। मैं एक व्हीलचेयर यूजर हूँ। मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में काम करती थी, मुझे आज भी याद है। 4 साल मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे वहां पे काम किया। मुझे अपना काम ही नहीं देते थे वो, पता है। मुझे कहते हैं आप डिस्पैच करो। मैंने कहा यार मैं 4 डिग्री लेके बैठी हूँ, मैं डिस्पैच करने नहीं आई, और आपने मुझे डिस्पैच के लिए चूज नहीं किया है, आपने मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा आप कौन होते हुए तय करने वाले कि मैं डिस्पैच कर पाऊंगी या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। मैंने कहा अगर आप जॉब देते हैं तो आप काम देते हैं तो दे, नहीं तो मेरी सैलरी मेरे घर पे पहुंचा दीजिए, मैं डिस्पैच करने नहीं आई हूँ। ऐसे लड़ लड़ के मुझे अपना काम लेना पड़ा है। और शायद दूसरा कोई होता तो ये सोचता यार डिस्पैच ही तो करना है, डिस्पैच करने के 20,000 रुपए मिल रहे, करते रहो। और कर ये मेंटेलिटी हमें सुधारनी है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि आप जिस काम के लिए बने हो वो काम आप कर सकते हो। इन्वायरमेंट रही एक्सेसिबिलिटी का, इन्वायरमेंट हमें डिसेबल बनाता है, ना कि हम। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। अगर कहीं 4 सीढ़ी है और वहां मैं खड़ी हूँ तो लोग ये बोलेंगे हाय राम, ये व्हीलचेयर पे इसलिए नहीं चढ़ पाई। लेकिन अगर वहीं पर रैंप है तो वो वहीं पे वो इन्वायरमेंट जो है, रैंप है या फिर लिफ्ट है, तो वहां मेरी डिसेबिलिटी नहीं दिखेगी, वहां पे सिर्फ मेरी एबिलिटी दिखेगी। तो आपको सिर्फ ये तय करना है कि आपको सोसाइटी को हमें क्या प्रोवाइड करना है। सोसाइटी को हमने बहुत कुछ दिखा दिया है। हमने इंडिया में तो हमने ओलंपिक में 2 मेडल दिए थे और पैरा ओलंपिक्स में 4 मेडल दिए थे। तो मैं आज भी सरकार को बोलती हूँ कि टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ आप अपनी सोच को जो है उसको माइंडसेट को बदलिए कहीं ना कहीं। और जो करिकुलम की बात मैंने कही, जिस दिन करिकुलम में आ गया ना, जैसे आर्किटेक्चर में पहले नहीं था, आर्किटेक्चरिंग लाइन में एक्सेसिबिलिटी सेक्शन ही नहीं था, लेकिन आज हम लोगों की लड़ाई से ये फायदा हुआ है कि आज आर्किटेक्चर्स जो भी बनते हैं उनको एक्सेसिबिलिटी के बारे में सीखना पड़ता है। एंड रियली यही चीज डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन अगर करिकुलम में आ जाए तो आई थिंक कोई भी विकलांग प्यार से वंचित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट करेंगे और फैमिली भी उसे एक्सेप्ट करेगी। इंटीग्रेशन की बात तुम yes. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी जो लग रहा है कि बहुत दूर की बात भी है, बहुत आगे जाके अभी शायद टाइम लगेगा। यस, तुमने कहा कि तुम ओलंपिक्स के लिए तैयारी ले रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ। क्योंकि एक साल तो ऐसे 21 हो गया अभी। हाँ, एक्चुअली फर्स्ट मेरा सपना है 2022 का एशियन मेडल, उसके बाद 2024 का ओलंपिक मेडल। क्योंकि मुझे लगता है हर चीज अगर प्लानिंग से चले तो ज्यादा अच्छा है। और रही वो मेडल लेना क्यों है, आई थिंक हर किसी का एक सपना होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरा पहला सपना था कि मुझे फ्लाइट में बैठना है, क्योंकि घर के पीछे ही एयरपोर्ट था। और मैं उस रोज फ्लाइट को देखती थी और लगती थी मैं कब बैठूंगी, मैं कब बैठूंगी। अब वो सपना पूरा हो गया। अब है कि फिर दूसरा बात, वो सपना नहीं था लेकिन हाँ मम्मी पापा को प्राउड फील कराना चाहती थी, वो भी मैंने करा दिया। अब है कि नहीं, अब अपने जैसों के लिए कुछ करना है, जो मैं कर भी रही हूँ। कहीं ना कहीं एक्टिविज्म कर रही हूँ, एक्सेसिबिलिटी के लिए काम कर रही हूँ। तो आई थिंक वो काम आज करोड़ों के लिए काम आएगा। मैं इंडियन रेलवेज के लिए भी लड़ रही हूँ कि इंडियन रेलवेज जो है वो फुल्ली एक्सेसिबल हो जाए। वो लड़ाई मेरी तब तक चलती रहेंगी रेलवे के साथ जब तक रेलवे फुल्ली एक्सेसिबल नहीं हो जाती। एंड द लास्ट वन इज ओलंपिक मेडल। मुझे सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे किसी को प्राउड फील कराना है, मुझे वो मेडल इसलिए चाहिए कि आई थिंक उस वक्त मेरे पास एक ऐसे पावर आ जाएगी, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज आ जाएगी। मैं एक ऐसा सेंटर खोलना चाहती हूँ जिस सेंटर में मैं अपने जैसे बच्चों को जो फैमिली से निग्लेक्टेड है, या फिर जो ग्रास रूट लेवल पे जिनको जरूरत है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए या फिर उनको एजुकेशन करने के लिए, तो वो एक अलग ही सेंटर होगा जहाँ पे वो अपने मन की कर सके। सबसे पहली बात उनके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। तो ये मेरा सपना है कि मैं वो चीज, वो आंसू किसी की आंखों में नहीं देखना चाहती जो मैंने फील किया है, जो शब्द मैं रोज रोज सुनती थी मम्मी से या पापा से या कोई भी चीज। तो वो चीज मुझे निकालनी है और सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करके दिखाना है कि आई थिंक उस दिन हर पेरेंट अपने किसी भी तरह के डिसेबल बच्चे पे प्राउड फील करे। क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है मैम कि हर कोई सुवर्णा राज बने या हर कोई अरुणिमा सिन्हा बने। तुम ये बताओ कि मैं पैरा स्पोर्ट फाउंडेशन जो है जहाँ पे तुम डायरेक्टर हो,
उन उसकी तरफ से तुम काफी ये जो अभी इश्यूज के बारे में तुमने बात की है वो एड्रेस करते हो। थोड़ा उस फाउंडेशन के बारे में अगर बताओगे। पैरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन में हम लोगों ने शुरू व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए किया था। एक्चुअली हम लोगों का एक एसोसिएशन फॉर डिसेबल पीपल करके भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 14 साल हो गए, मैं और प्रदीप रन करते हैं। तो उसमें ये बच्चे आते हैं ना, तो लड़के बोलते थे मैम कुछ ऐसा करो ना, सर कुछ ऐसा करो कि हम भी क्रिकेट खेलें। तो प्रदीप और हमने सोचा यार हाँ ये बात भी सही है, एक नॉर्मल क्रिकेट तो होता ही है, फिर ब्लाइंड क्रिकेट भी हमने सुना था। मैंने कहा यस कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं जो व्हीलचेयर यूजर्स भी खेल सकते हैं। तो उसके बाद हमने पैरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन में अदर अदर एक्टिविटीज तो है ही जो ओलंपिक्स में आती है, लेकिन एक व्हीलचेयर क्रिकेट जो है खास हमारा मकसद वो था कि उसको हम चलाएं। और वो सच बोले तो वो साल भर में ही एक्टिव भी हो गया। मतलब हम लोग 2 या 3 साल में 4 इंटरनेशनल्स करा चुके व्हीलचेयर क्रिकेट के। और बच्चे अब इतना खुश है कि नहीं हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं, एक व्हीलचेयर यूजर्स भी क्रिकेट खेल सकते हैं। और फिर पैरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन में हर तरह की एक्टिविटी होती है, जिसमें अभी एक न्यूली इसी महीने हमने एक पहली पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी स्टार्ट करी है जहाँ पे हम रहते हैं, जिसको एसटीएल जो है वो स्पॉन्सर कर रही है, एक ऐसे प्लेयर्स के लिए जो जमीन से मतलब ग्रास रूट लेवल से तैयारी कर रहे हैं। इंडिया में एक चीज है, जो मेडल ले लेता है उसको तो लाखों करोड़ों तुरंत आ जाते हैं, लेकिन जो मेडल के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है उसको कोई पैसा नहीं देता। तो ये चीज मैंने एचसीएल डायरेक्टर जो है उनसे बात करी थी कि मैम उनके लिए तो हर कोई पैसा दे रहा है, ओएनजीसी बैठा है, गेल बैठा है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, आप प्लीज उनके लिए काम करें कि जो। और मैंने कहा आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने उस प्लेयर को बेसिक से तैयार किया और बाद में उन्होंने आपको मेडल दिया, लेकिन ये नहीं कि आपने पहले वो प्लेयर तैयार हुआ और बाद में आपने उनको पैसे दे रहे हो। तो वो चीज उनको समझ में आई और पहली ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इवन वन एक है वेल्सबन जो मुझे स्पॉन्सर करती है, और उन लोगों ने भी ये बात समझी। तो 2 कंपनीज को तो मैं खुद मना पाई हूँ इन चीजों के लिए कि प्लीज सर उन प्लेयर्स को पैसे दीजिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको नहीं जो ऑलरेडी ओलंपिक मेडल है या एशियन मेडल है। क्योंकि एशियन मेडल और ओलंपिक मेडल के बाद एक प्लेयर जो है वो स्टेबल हो जाता है, उसको सरकारी जॉब भी मिल गई, उसको घर भी मिल गया, उसको पैसा भी इतना मिल गया कि वो आराम से बैठ के खा सकता है। तो आई थिंक वो चीज हमारी पैरा स्पोर्ट्स के फाउंडेशन की तरफ से एक सफल हो चुकी है और हमारी एकेडमी जो है वो इस महीने स्टार्ट हो रही है। बहुत अच्छी न्यूज़ है सुवर्णा। और मुझे लगता है कि तुम्हें जो ये कन्विंस करवाने का, और जो जैसे तुम बात भी कर रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें कितना अच्छा लगा जब सक्सेसफुली तुम ये 2 कंपनियों को कन्विंस कर सके थे कि आप इसको फंड कीजिए, ना ही इसको जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल मेडल लाई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम जो तुम कर रहे हो। मैं एक बार अनुषा के पास वापस जाऊंगी, अगर अनुषा को कुछ बोलना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक इंटरेक्शन की तरह ये हो। और मेरे ख्याल से अनुषा बहुत कुछ सीख रहे हैं आज, तुम जितना कुछ बोल रहे हो उनसे, है ना अनुषा? एकदम। मेरा एक क्वेश्चन है कि इंडिया में पैरा स्पोर्ट्स को और पॉपुलर बनाने के लिए आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ऑल इंक्लूसिव होने के लिए? जैसे कि मैंने कहा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हर चीज का इनिशिएटिव ले रही है, तो यही चीज गवर्नमेंट ले। और इस चीज के लिए हम लोग लड़ भी रहे। हम लोग फर्स्ट टाइम दिल्ली सरकार उनसे हमने केजरीवाल जी से हम जब मिले थे, जब केजरीवाल जी आए थे उनसे हमने बात की थी कि सर बहुत सारे स्टेट में बहुत अच्छी पॉलिसी है, लाइक बिहार में, हरियाणा में सबसे अच्छी पॉलिसी है कि अगर आप नेशनल लेवल का भी मेडल लेते हो तो आपको पैसे बहुत मिल रहे हैं, या फिर जॉब सिक्योर में राजस्थान में अगर आप इंडिया की जर्सी भी पहन लेते हो, नेशनल खेलते हो और मेडल ले लेते हो तो आपको जॉब है। पर मैंने कहा दिल्ली में या और स्टेट में नहीं है। मुझे तो आज तक ये चीज नहीं समझ में आई कि इंडिया में हर स्टेट की एक पॉलिसी क्यों नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी है जिनके लिए पूरे इंडिया में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। हर पॉलिसी के लिए हमें लड़ना नहीं पड़े कि दिल्ली वाले अलग लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र वाले अलग लड़ रहे हैं, और हमें हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। इंडिया में तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए लड़ना पड़ता है। मुझे आज भी याद है, मेरा स्टेट अलग अलग है, माइका महाराष्ट्र, दिल्ली ससुराल, यहाँ का सर्टिफिकेट वो लोग वैलिड नहीं करते, वहां का सर्टिफिकेट ये लोग वैलिड नहीं करते। तो ये सारी चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा है।
तो मुझे लगता है कि तभी ये चीज खत्म होगी जब हम लोग इन सब चीजों को इकट्ठा कर पाए और एक पॉलिसी ला पाए। अनुषा, और कुछ बोलना चाहते हो? थैंक यू। सुवर्णा, ये जो लड़ाई जो कर रहे हो, जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरा पूरा जो माहौल है उसको बेहतर बनाने के लिए जो तुम एक लड़ाई कर रहे हो, इसमें मेरे ख्याल से काफी टाइम मुझे भी होता है कि हर वक्त लड़ाई करती हूँ लेकिन हर वक्त जीत नहीं मिलती है, ये ना, ये भी हमारी भी वैसे मोमेंट्स होते हैं जबकि लगा कि ये तो इतना कोशिश किया लेकिन नहीं मिला। ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हो जहां पर कुछ तुम बहुत लड़ाई किया था कुछ करने के लिए? नहीं इसमें ऐसे भी नहीं इसमें मुझे सबसे ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है लड़ाई में। मैं बताती हूँ, एक इंडिया में एक प्रॉब्लम है, अगर आप लड़ते हो तो आप सबके नजर में एक वांटेड वाली चीज बन जाते हो। मुझे आज भी याद है, मैं एक जगह इंटरव्यू देने गई थी, तो उन लोगों ने मुझे एक चीज बोली, मैम आपको आपको रखने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा इंटरव्यू तो मैं पास कर चुकी हूँ। कह रहे मैम आप आरटीआई बहुत लगाती हो, आप एक्टिविज्म बहुत करती हो, आप मीडिया बहुत बुलाती हो। मैंने कहा आप कोई ऐसा काम ही मत करना ना जिसमें मुझे एक्टिविज्म करना पड़े या मीडिया बुलानी पड़े। मैंने कहा डरना उसको चाहिए जो गलत करता है। मैंने कहा आप अगर सारी चीजें बिल्कुल सही रखोगे, आप अपना ऑफिस एक्सेसिबल रखोगे, आप आपका बिहेवियर मेरे साथ ठीक रखोगे, आप अपना काम ठीक रखोगे, तो मुझे ये चीज करनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीज झेलनी पड़ती है एक्टिविज्म को लेके। जैसे मैंने कहा नेशनल ही नहीं खेल पाई, उसमें मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नेशनल में मेरा मेडल आता, मेरा स्पॉन्सरशिप मनी आता, मेरा स्कॉलरशिप मनी आता, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया, वो नहीं मिल पाया मुझे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा भी होता है। आज देखो रेलवे में मैं एक वीआईपी की तरह ट्रीट की जाती हूँ। मुझे ये बोला जाता है, मुझे एक नंबर दिया हुआ है कि आप जब भी कोई अपनी ट्रेन की टिकट बुक करे तो प्लीज आप हमें टिकट भेज दीजिएगा, हम पहले ही देख लेंगे कि आपकी सीट कौन सी मिली हुई है। या फिर एक अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है। तो मैंने उनको ये बोला है कि सर ये ट्रीटमेंट मुझे अकेली को नहीं चाहिए, जो रेलवे में हजारों लोग रोज सफर करते हैं उन सबके लिए सेम ट्रीटमेंट दो। आप क्यों दूसरों को, मैं कीड़े मकोड़े नहीं समझना चाहती किसी को, या फिर आप भी मत समझिए कीड़े मकोड़े, क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है कि हमारी मेंटालिटी ही डिसेबिलिटी को कहीं कुछ नहीं आता यही समझने पे रह चुकी है। और ये ऐसे स्टोरी बताओ जबकि तुम्हें बहुत खुश हुआ, लगा कि इतना अच्छा चीज। माय फर्स्ट नेशनल अवार्ड, जिस जिस वक्त मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया था, आई थिंक उससे बड़ी मेरे लिए, उसके लिए मेरे लिए गेम भी नहीं था, मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं 2 बार एशियन रिप्रेजेंट की, वो भी मेरे लिए इतना बड़ा नहीं था। लेकिन जब मेरे मम्मी पापा के आंखों में मैंने आंसू देखे थे वो पहले वाले नेशनल अवार्ड के, आई थिंक दिस इज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। जो अवार्ड तुम्हें प्रेसिडेंट्स फर्स्ट मिला? नेशनल अवार्ड, या उसके बाद मैंने काफी अवार्ड, 2 नेशनल अवार्ड लिए हैं, एक इंटरनेशनल अवार्ड और बाकी बहुत सारे स्टेट अवार्ड्स एंड वो बहुत सारे, बट वो फर्स्ट वाला ज्यादा मायने रखता था मेरे लिए। मैं हमारी इंटरव्यू के टुवर्ड्स द एंड जा रही हूँ अभी। कुछ ऐसे चीज है जो मैंने तुम्हें नहीं पूछा लेकिन तुम बात करना चाहते हो उसके बारे में? नहीं आपने तो सब पूछ लिया, लेकिन हाँ मैं एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ। वुमेन विद डिसेबिलिटीज को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं मैं ये चाहती हूँ कि हर वुमेन विद डिसेबिलिटी अपने अधिकार के लिए लड़े, बाहर निकले। एजुकेशन इज मस्ट, पहले तो एजुकेशन ले, चाहे आपको इंक्लूसिव, आपको अगर स्कूल में एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही है तो आप उसके लिए लड़िए। मैंने जब 4 डिग्रीज ली तब एक्सेसिबिलिटी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। उस वक्त 2004 और 2001 से 2006 के बीच में मैंने अपनी सारी एजुकेशन जब पूरी करी थी, तो मैं हर साल लड़ती थी अपना क्लासरूम नीचे लाने के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए, और वो कर देते थे। अगर आप लड़ोगे तो आपको मिलता भी है। ऐसे मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई करे और किसी भी तरह से अपने अंदर से ये चीज निकाल दे। एक मंत्र है ना जो मेरे हॉस्टल में मुझे रोज सिखाया जाता था हम सबको, और रटवाते थे कि मुकम करोति वाचानम पंगुम लंघयते गिरिम। तो इसका मतलब होता है कि मुख को भी वाचा फूट सकती है और एक विकलांग भी एवरेस्ट चढ़ सकता है। तो आई थिंक यस, अगर मन में ठान ली तो आप सब कुछ कर सकते हो। एंड आई थिंक मैंने करके दिखाया।
मैं आज एक माँ भी हूँ, एक जॉब भी करती हूँ, स्पोर्ट्स भी संभालती हूँ, हर चीज संभालती हूँ। तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकती और मेरे लिए डिसेबिलिटी आड़े आ रही है। आई थिंक कुछ भी नहीं। आई थिंक तुम इस ये जो बात अभी की, इसमें एक इश्यू तुमने सामने लाया, वो है कि डिसेबिलिटी के बाद हम लोग कर रहे थे, लेकिन डिसेबिलिटी के साथ साथ एक वुमन होने के नाते डबल डिस्क्रिमिनेशन होने के एक बहुत चांस रह ज्यादा, जाता। बहुत और ज्यादा। डिसेबिलिटी के स्पोर्ट्स के अंदर एक वुमन स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये थोड़ा हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अगर आप पावर लिफ्टिंग गेम चूज करते हैं और आप एक वुमेन विद डिसेबिलिटी है, तो इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी पहले कुछ साल पहले, जब तक सुवर्णा नहीं थी, आप ऐसे बोल लीजिए, मुझे आज भी याद है पहला कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था दिल्ली में 2010 में। उस वक्त तब तक ये था कि आप अपना एस्कॉर्ट खुद चूज नहीं कर सकते। आपको फेडरेशन कोई आदमी या औरत देगी, वो आपके साथ जाएगी। तो आप ऐसे किसी के भी साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते। मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं अपने ही किसी भाई के साथ, बहन के साथ, हस्बैंड के साथ या फिर माँ के साथ ही वॉशरूम लेके जा सकती हूँ। तो ये चीजें आपको बहुत फेस करनी पड़ी, खासकर विमेन, स्पोर्ट्स विमेन को। अगर पावर लिफ्टिंग गेम था, मेरी एक फ्रेंड थी इंटरनेशनल लेवल पे, पावर लिफ्टिंग गेम में आपको जब वेट कराना होता है तो आपको कपड़े नहीं पहनने होते, क्योंकि विदाउट कपड़े आपका वेट किया जाता है। और दूसरे लोग आपके वहां के लोग होते हैं, उस वक्त भी आपके साथ कोई नहीं होता। तो मुझे लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में आज भी चल रहा है और चलता है। लेकिन अभी एस्कॉर्ट का अभी अभी चेंज हुआ है, क्योंकि मैंने ये चीज बोली है कि हम एस्कॉर्ट उन्हीं को लेके जा सकते हैं जो हमारे नोनो, जिनके साथ हम बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें। हम उनको नहीं ले जा सकते कि आपने बोला कि आप इसको ले लो, ये आपके साथ जाएगा। आप लोग तो किसी को, अपने लोगों को टूरिंग करवा रहे हो ना। हम लोग अपने लोगों को टूरिंग नहीं करवा रहे, हम अपने कंफर्ट जोन के लिए किसी को लेके जाते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन मुझे नहीं पता बाहर कंट्रीज में कितना है, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा होता था, जो अब थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है जब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा पहला लड़ाई जब सफल हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, मैं एशियन के लिए गई थी, तब जाके उन्होंने हमको अपने पर्सनल एस्कॉर्ट देने स्टार्ट किए थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी बहुत ज्यादा है। और इक्विपमेंट्स या फिर रिसोर्सेस मिलने के इक्विपमेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि इंडिया में आज भी, अगर आपको मैं जिस व्हीलचेयर पे बैठी हूँ, ये ऑटोबोक व्हीलचेयर है। ये कोई स्पॉन्सर, ये इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं करती, या फिर कोई मतलब ये आपको खरीदनी पड़ती है चीजें। ये हमें क्यों खरीदनी पड़ती है? आप इंडिया से बाहर चले जाइए, चाइना, कोरिया, मेरे इतनी कंट्रीज में दोस्त है, या मैं जितनी कंट्रीज में गई हूँ, वहां पे एक स्पेशल स्टेडियम्स बनाए गए हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से। उनको असिस्टिव डिवाइसेस दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हम क्यों, मुझे भी खुद, मेरी एक पहचान थी तो मुझे स्पॉन्सर हुई है। लेकिन मेरी पहचान नहीं होती, या मैंने कुछ अचीव नहीं किया होता, तो शायद ये 3 लाख की व्हीलचेयर मुझे भी खरीदनी पड़ती, और 3 लाख रुपए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज भी इतने प्लेयर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो प्रोजेक्ट हमें मिला है एकेडमी का, उसमें हमने असिस्टिव डिवाइसेस भी डाले हैं कि मैम, हम उन प्लेयर्स को असिस्टिव डिवाइस भी इंटरनेशनल लेवल के देंगे। उस लेवल के नहीं देंगे, चाहे वो मेडल अचीव करे या ना करे, लेकिन हाँ, वो कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि वो लिखा होगा कि आपको ट्रेनिंग तभी दी जाएगी जब आप उस लेवल तक पहुंचने के लिए कोशिश करोगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि सरकार इन चीजों को शुरू करे, कि आपको एक नॉर्मल वो प्लेयर हो भी ना, तब भी उसको असिस्टिव डिवाइस जो है वो उसके मतलब का मिलना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी हो, चाहे वो कोई भी। एंड आई थिंक इक्विपमेंट्स, सपोर्टिव इक्विपमेंट्स, डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये स्पेशली पैरा एथलीट्स के ये लिए। आपकी डिसेबिलिटी को कम भी कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट। आपकी डिसेबिलिटी को ज्यादा भी मतलब अगर मैं एक नॉर्मल व्हीलचेयर लेती हूँ, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है या कुछ होता है, तो उससे मेरी डिसेबिलिटी और खराब हो जाएगी। लेकिन वही है कि अगर आपको अपने हिसाब से मिलती है, तो वो आप अपनी डिसेबिलिटी को एटलीस्ट मेंटेन कर सकते हो कि वो ज्यादा खराब ना हो। तो इन सब चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ पे, आपकी बॉडी पे। तुम्हें क्या लगता है कि लास्ट फ्यू इयर्स में, जैसे तुमने कहा, काफी चेंजेस आया है ना? और या फिर नहीं आया है हम्म, काफी?
एक्सेसिबिलिटी को लेके मैं बोल सकती हूँ आ रहा है, क्योंकि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2016 में लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था, मोदी जी ने। और उसके बाद अभी मैं खुद उसकी ऑडिटर हूँ, तो 10-12 शहर मेरे पास भी है। मैं उन 10-12 शहरों में जाती हूँ, रोज ऑडिट्स करती हूँ, उनके इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी को लेके आ रहा है, लेकिन डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन को अभी भी नहीं आ रहा है। आज भी हम वहीं पे अटके हुए हैं, बेचारा और बेचारी। तो वो माइंडसेट चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए रोल मॉडल्स बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी तरह या मेरी तरह। ठीक है, चल। तो इसके साथ मेरे ख्याल से एक आज के जो हमारे डिस्कशन था वो खत्म कर सकते हैं। सुवर्णा, जैसे कि मुझे यहाँ पर भी तुम्हें मिलके लगा था, या फिर बात भी जब करती हूँ तुम्हारे साथ व्हाट्सएप में या फोन में, तब भी लगता है कि ये इतना जो एनर्जी तुम लाते हो अपने साथ, ये एकदम से बहुत बढ़िया बात है। और मेरे ख्याल से ये एनर्जी को लेके तुम आगे जाओ और विमेंस राइट्स और डिसेबिलिटी राइट्स को लेके बहुत कुछ करके दिखाओ, ताकि इंडिया में जैसे तुमने फेस किया पहले, वैसे किसी और एथलीट को, पैरा एथलीट को फेस नहीं करना पड़े। थैंक यू सो मच अनुषा, अनुषा, थैंक यू फॉर, तुमने काफी कुछ सुना। मेरे ख्याल से कुछ तो हेल्प जरूर आएगा। अपने राइट्स के बारे में कॉन्शियस होना, जब तुम फुटबॉल खेल रहे हो अपने राइट्स के बारे में कॉन्शियस होना वगैरह में बहुत कुछ हेल्प आएगा मेरे ख्याल से, है ना? अनुषा तुम के लिए भी मेरा मैसेज यही रहेगा कि खेलो तो डिग्निटी के साथ खेलो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन ये जरूरी नहीं कि पैरा स्पोर्ट्स में ही होता है। डिस्क्रिमिनेशन हर तरह के स्पोर्ट्स में होता है। तो अपनी डिग्निटी को साथ रख के खेलो तो मजा भी आएगा। अदरवाइज आप कॉम्प्रोमाइज के साथ खेलोगे तो कभी मजा नहीं आएगा, ये भी याद रखना। थैंक यू। थैंक यू।